चलिए देखिए लीनियर मोमेंटम देखिए। लीनियर मोमेंटम हमारे पार्टिकल का जो होता है वो क्या बताता है हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम जो टर्म है हमारी, वो हमें बताता है उसमें अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन, अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन कंटेंट, अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन कंटेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना लीनियर मोशन है, कितना लीनियर मोशन हो उसके अंदर हम एज्यूम कर सकते हैं कंटेंट है। ओके, तो मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं। मोमेंटम जो होता है हमारा मैथमेटिकली मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता था? अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अच्छा, इसकी यूनिट देखो पहले। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है मोमेंटम को निकालें। मोमेंटम मान लो ये एम इंटू वी है। ठीक है, मान लो किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। तो मोमेंटम यदि बॉडी का कांस्टेंट है, तुम यहाँ से देखोगे तो मास जो आएगा दैट इज वेलोसिटी होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आएगा। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसी बॉडी का कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी का रिलेशनशिप यदि आप देखेंगे बेटे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का यदि मास तुम बढ़ाते हो, हैवी ऑब्जेक्ट लेते हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। जैसे एक तो आप प्लास्टिक की बॉल को रोल करो फर्श पे, और एक हैवी बॉल जो होती है, ओके, जैसे कोई स्टील की बॉल है, वो हैवी है, वो दोनों को सेम फोर्स से यदि तुम रोल करोगे तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? प्लास्टिक की बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या स्टील वाली बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी? सेम फोर्स दिया दोनों को। ज़्यादा पूछ रहा हूँ मैं। प्लास्टिक मास क्योंकि उसका कम है, स्टील वाली बॉल का तो मास ज़्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? उसकी कम होगी। यदि मोमेंटम सेम देते हैं तो हम उनको मोमेंटम सेम देंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम। तो मास यदि किसी बॉडी का ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। यदि मोमेंटम उसका क्या है? कांस्टेंट है। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा जो मोमेंटम हमें एक्चुअली मोशन के बारे में बता रहा है, अभी किस बॉडी में कितना मोशन हमारा कंटेंट है। ओके, क्लियर? तो इसमें दो मेन फैक्टर आप देख ही रहे हो मोमेंटम के फार्मूले में, एक मास और एक वेलोसिटी। किसी बॉडी का मास ज़्यादा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और किसी बॉडी की वेलोसिटी भी ज़्यादा तो मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा। तो मोमेंटम को दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल आ रही है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हमने कल कर लिया था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले स्टेटमेंट देखो, मैं समझाता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, rate of change of momentum of any body is directly proportional to, rate of change of momentum of any body is directly proportional to, directly proportional to external force, directly proportional to external force applied on the body, is directly proportional to external force applied on the body. The rate of change of momentum of any body is directly proportional to external force applied on the body. ठीक है जी। है ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब क्या हुआ? देखो इसका
जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगाएंगे, तो ये कहता है कि जो उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा, उसके मोमेंटम में चेंज आएगा जो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कहता है। तो इसको यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें, ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम यहाँ से हटा दें, तो फोर्स एक्सटर्नल या सिंपल फोर्स भी लिख सकते हो, इक्वल टू के आ जाएगा कांस्टेंट डी पी बाई डी टी। अच्छा, के इस केस में 1 होता है हमारा, तो के को 1 ले लेंगे हम। पी की वैल्यू कौन बताया क्या होती है? मोमेंटम की। मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास कांस्टेंट बार डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? ये एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला बन गया, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देयर विल बी एन equal and opposite reaction. For every action there will be an equal and opposite reaction. For every action there will be an equal and opposite reaction. ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो, जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं ना, वो साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, एक ही टाइम पे अकर हो सकते हैं, एक ही टाइम पे अकर होते हैं हमेशा, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज अकर साइमल्टेनियसली, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज अकर साइमल्टेनियसली। एक्शन और रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। एनी वन कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर कैन बी कॉल्ड रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं जैसे मैंने आपको चाटा लगा दिया तो तुम कहोगे सर रिएक्शन हो गया, हमारा गाल सूझ गया, रिएक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, ये दोनों एक ही साथ अक्कर होते हैं। ये हमारा कंफ्यूजन होता है कि भाई ठीक है, मेरे को पहले कि जिसने हमारा वो एक्शन होगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही टाइम पे अक्कर होते हैं, साइमल्टेनियसली अक्कर होते हैं। जब वो गाल पे चाटा लगेगा उसी टाइम रिएक्शन आएगा, ठीक है। ओके, हाँ वो लाल होगा या कुछ और होगा वो बात की बात है, लेकिन रिएक्शन उसी टाइम आ जाएगा, हाँ भाई दर्द सा होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेज हैं वो एक ही टाइम पे अक्कर होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, अक्कर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अक्कर होते हैं। तो एनी वन कैन बी कॉल्ड एक्शन, अदर कैन बी कॉल्ड एज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल समझो इसको। दो बॉडी ले लो, ठीक है, दो बॉडी है, ओके। ये एक इस तरफ से आ रही थी, एक इस तरफ से, ठीक है। पहली का मोमेंटम P1 था, मूव कर रही है ना, दूसरी का मोमेंटम P। तो टकराएंगी थोड़ी देर बाद, एक ही लाइन में चल रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, टकरा गई, कोलिजन हो गया इनके बीच। टकराना क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन हो गया इनके बीच में। कोलिजन होने से क्या होगा? इस बॉडी को ये बोल देते हैं, आगे वाली को बी, पिछले वाली बॉडी को बी बोल देते हैं। तो कोलिजन इनके बीच में हो गया, तो ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी, तो ये हो गया फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। किसने लगाया? ये ने लगाया, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो ये तो बी पे हो गया। अब ए वाली जो बॉडी होगी उस पर ही फोर्स लगेगा, ठीक है। यदि इसको तुम एक्शन मानोगे रिएक्शन होगा, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ठीक है जी। तो अब तुम्हें क्या पता, ये वाला पहले आया, ये वाला पहले आया था। एक्चुअली में क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियसली आते हैं। तो तुम इसको एक्शन बोलोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी, और इधर उल्टा करते हो, इसको रिएक्शन बोलोगे, इसको एक्शन बोलोगे, रिएक्शन हो जाएगी। तो एनी वन कैन बी कॉल्ड एक्शन, अदर कैन बी कॉल्ड एज रिएक्शन। अब तुम मुझे ये बताओ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो ये बोर्ड फोर्सेज हैं, एक एफ ए बी, मान लो इसको हम एक्शन बोल देते हैं, तो इसकी रिएक्शन कितनी होगी? माइनस एफ बी।
ठीक है, ओके। अब एक बार बताओ मुझे इस डायग्राम से देख के, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं क्या वो एक ही बॉडी पे लगे हैं, अलग अलग पे लगे हैं? एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स हैं एफ ए बी और एफ बी एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, अलग अलग पे लग रहे हैं? बताइए क्या समझे तुम? यदि सिस्टम में दो बॉडी है, नेट फोर्स निकालनी है दोनों का, वो तो जीरो है। लेकिन यदि मैं सिंगल सिंगल बॉडी की बात करें, एक एक बॉडी की बात करें, तो हर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है। इंडिविजुअल बॉडी पे फोर्स जीरो नहीं है, दोनों बॉडी का इकट्ठा लेंगे तब वो जीरो है। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ठीक है, तो न्यूटन आर्टिकल क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो ये कहता है न्यूटन के सेकंड लॉ को अच्छे से समझ लें, तो उसके हेल्प से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कह रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ तो तुमने अच्छे से समझ लिया है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे बोलो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ द रियल लॉ ऑफ मोशन कैसे बना? तो देखो न्यूटन जो सेकंड लॉ वो फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है। देखो हेडिंग डालो इसमें, न्यूटन सेकंड लॉ दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहला पार्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। कि भाई सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ कंटेन है, कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन फर्स्ट लॉ के। न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट फोर्स इज जीरो, लेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। हमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ले लिया, लेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स को हमने कितना ले लिया? जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो लेंगे तो यहाँ पे इसमें पुट करो, कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स को अभी जीरो रखने का मतलब क्या है? मास तो जीरो है नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा? आगे क्या इंप्लाइज करेगा? कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब कौन बताएगा? रेज कुरांट। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है या तो वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो बॉडी है वो अपने मोशन को क्या रखेगी? मेंटेन रखेगी, अपने स्टेट को क्या